नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। ओम श्री ब्रह्मानंदाय नमः, ओम श्री केशवानंदाय नमः। स्वागत है आप सभी लोगों का फेसबुक लाइव के सेशन में। और जो पिछली चर्चाएं हम लोग कर रहे थे वो भारतीय इतिहास के संबंध में हमारी चर्चाएं थी। और हम लोगों ने मौर्योत्तर काल में पश्चिमोत्तर क्षेत्र से भारत पर जो आक्रमण हुए, और चाहे वो पहलव और शकों के रूप में रहे हों, चाहे वो कुषाणों के रूप में रहे हों, तो उसकी हमने चर्चा की थी। और संभवतः दो बातें वहाँ पर थीं कि एक तरफ पश्चिमोत्तर से जहाँ भारत में यूनानी, शक, पहलव और कुषाणों ने भारत पर आक्रमण किया और अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए, और दूसरी तरफ जो मगध, जो पूरे भारत का एक सिरमौर था, जिस मगध से संपूर्ण देश का शासन का संचालन होता था, जिससे राजनीतिक एकता स्थापित हुई थी, वो मगध अब धीरे धीरे नेपथ्य में चला गया। और मौर्यों के जो उत्तराधिकारी थे, खास करके अशोक के उत्तराधिकारी, वो कमज़ोर निकले। और इसके कारण से कुछ समय बाद ही पतन हो गया। और मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में जो व्यवस्था उपजी, जो राजनीतिक व्यवस्था भारत में आई, उसमें हम कुछ वंशों की, कुछ शासकों की चर्चा आप लोगों के बीच में करेंगे। जो पश्चिमोत्तर से जो भारत पर आक्रमण किया था यूनानी लोगों ने, शक लोगों ने, उनकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। और हमने कहा था कि में हम लोग नहीं जाएंगे। हमारा काम ये है कि हम वो एक्चुअली था क्या, अचानक से भारत में ये बदलाव क्यों आया। और जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि सम्राट अशोक के समय भारत दुनिया में ज्ञान के मामले में बहुत आगे था। क्यों? क्योंकि सम्राट अशोक ने लगभग 23 यूनिवर्सिटी भारत में बनवाई थी, जिसमें से कुछ प्रमुख थी तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा। इनके नाम आप लोगों ने सुने होंगे। तो भारत को एजुकेशन का हब, भारत को शांति का एक केंद्र, भारत को भाईचारे का केंद्र बनाने का कार्य किया था सम्राट अशोक ने। और अशोक की जो शांति की नुकसान ये हुआ कि बहुत सारे जो लोग थे, उन्होंने भारत की जो सैन्य शक्ति थी उसकी कमजोरी का एहसास कर लिया था। और इस कारण से पश्चिमोत्तर से पहले ये चीज़ें शुरू हुई, और कुछ दक्षिण भारत में, जैसा कि आप सब लोगों ने देखा होगा, साउथ इंडिया में बहुत बड़े हिस्से में लोगों ने लगभग स्वतंत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया था। और उसमें से एक शक्ति थी आपकी, जिसका नाम था सातवाहन। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, आज हम चर्चा वही करेंगे कि सम्राट अशोक का जो मौर्य वंश था, उस मौर्य वंश के बाद भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें किस प्रकार के परिवर्तन हुए भारत में रहते हुए। पश्चिमोत्तर से जो विदेशी आक्रमणकारी थे, यूनानी आक्रमणकारी, जिनको बैक्ट्रियन कहा जाता था, शक, पल्लव, जिनकी हम बात कर चुके हैं। और उसके अलावा जो कुषाण, जो यूची थे, उन लोगों ने आक्रमण किया। तो कोई नहीं, वो ऑफिशियल वर्क रहता है दिन भर तो उस वजह से, और थोड़ा लाइट भी यहाँ पे कम है, बट धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा, कोई नहीं। आप उसके बाद हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो ये देखेंगे कि मगध का एक्चुअली हुआ क्या था, मगध का क्या हुआ था, मगध पर किसने क्या सत्ता स्थापित की, मगध की राजनीति में क्या बदलाव आया। सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। भी लोग जुड़े हुए हैं। आज शायद थोड़ा सा नेट स्लो है, थोड़ा सा, और शाम के टाइम में ये हो जाता है। शाम के टाइम में बहुत सारे लोग नेट यूज़ करते हैं, तो इसकी स्पीड कभी कभी डाउन हो जाती है। कोई नहीं, लेकिन हमारा सेशन धीरे धीरे चलता रहेगा। तो एक मैंने जब चर्चा की थी कि जो अंतिम मौर्य शासक था बृहद्रथ की हत्या कर दी थी उसी के सेनापति ने। का नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग नाम का जो सेनापति था, उस सेनापति ने अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ की हत्या कर दी थी। अब देखिए,
वृहद्रथ की हत्या करने के बाद जब शुंग वंश सत्ता में आया तो पूरे के पूरे भारत का इतिहास ही बदल गया। मैंने जैसे कहा आपसे कि आप लोग हड़प्पा सभ्यता से लेकर के और मौर्यों तक चाहे कितने ही राजवंश थे, आपको वो सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी जो शुंगों के काल में आकर के किताबों में लिखी जाने लगी। वो थी या नहीं थी, लेकिन उनके समय में आकर के वो पुस्तकों में, किताबों में, लेखकों के माध्यम से डाली जाने लगी, लिखी जाने लगी। तो वहाँ पर भारत का इतिहास वास्तव में कितना बदला, वास्तव में बदला या नहीं भी बदला, लेकिन उस किताबों को साहित्य में ज़रूर बदल दिया गया। यानी साहित्य में ऐसे ऐसे काल्पनिक किरदारों की रचना कर दी गई, ऐसी ऐसी काल्पनिक चीज़ें वहाँ रच दी गई, किताबों में लिख दी गई, जिसके कारण से पूरे के पूरे इतिहास की जो दशा और दशा वो अव्यवस्थित हो गई। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो ज्ञान आधारित, बुद्धि आधारित जो कार्य शुरू किए थे सम्राट अशोक ने और मौर्य शासकों ने, उनको तोड़ दिया गया, जला दिया गया और पुनः फिर से पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में वही जो कर्मकांडी और यज्ञ व्यवस्था कर, उसके शासनकाल में दो चार बड़े ने सुना होगा, पतंजलि ने एक किताब लिखी है महाभाष्य। इसी तरीके से मनुस्मृति लिखी, बहुत सारी किताबें लिखी गई और उन किताबों के माध्यम से इतिहास को एक तरीके से उलट दिया गया। जो एक्चुअल हिस्ट्री थी उस पूरे के पूरे इतिहास को पलट के रख दिया गया। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस शासनकाल में, शुंगों के शासनकाल में जितना भी साहित्य लिखा गया, उस साहित्य में मगध के जो ग्रेटेस्ट डायनेस्टीज थी, जैसे हर्यक वंश, नंद वंश, शिशुनाग वंश और मौर्य वंश, उसके बारे में कोई चर्चा आपको नहीं मिलेगी। जो वास्तव में इतिहास था, जिसको पूरी दुनिया स्वीकार करती है, जिसको दूसरे ग्रंथ स्वीकार करते हैं, जिसको पुरातत्व और साहित्यिक जो स्रोत हैं वो सब जिसको वेरीफाई करते हैं, उस इतिहास की चर्चा नहीं मिलेगी। और नए नए काल्पनिक ग्रंथ, नए नए काल्पनिक कहानियाँ आपको इस काल में लिखी हुई पुस्तकों में मिलेंगी। तो एक तरीके से जो सत्यता है गया शुंगों के काल में, और एक काल्पनिक इतिहास को काल में, और भारत की जो ओरिजिनल जो हिस्ट्री थी, उस ओरिजिनल हिस्ट्री से लोगों को दूर करने का प्रयास किया गया। तो आज हम लोग इसी की चर्चा करने वाले हैं कि मौर्यों के बाद एक्चुअली इंडिया के इतिहास का हुआ क्या, भारत की जो हिस्ट्री है उसमें किस प्रकार की चर्चा हुई। तो मैं आपको ये बता दूं कि इस समय के जो हमारे पास जो स्रोत हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले जैसा कि आप जानते होंगे 85 ईसा पूर्व 185 BC में अंतिम जो मौर्य शासक था बृहद्रथ, उसकी हत्या कर दी उसी के ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने। और उसके बाद वो खुद राजा बन बैठा और अपनी राजधानी मगध की बजाय उसने विदिशा स्थापित कर ली और उसने तमाम बौद्ध साहित्य, बौद्ध ग्रंथ ये सब जला डाले, ऐसा लिखा गया है, ऐसे प्रमाण मिलते हैं। उसके बाद उसने अश्वमेध यज्ञ किया, यज्ञ करना और आडंबर करना उसने आरंभ कर दिया। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। और तमाम तरह के ग्रंथों की जो रचना हुई है, ये इस काल के इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि आपको जो साहित्य जो मिलेगा वो साहित्य इतना ज़्यादा समाज के विरुद्ध है। उस इतिहास को देख करके समझ सकते हैं कि किसी खास उद्देश्य से एक काल्पनिक इतिहास का सृजन किया गया इस दौर में। अगर हम इस समय के बारे में जानना चाहें तो क्या क्या हमारे पास स्रोत हैं जिससे हम ये इतिहास जान सकते हैं। वायु पुराण और मत्स्य पुराण, इन दो पुराणों में इस काल की जानकारी मिलती है, वायु पुराण और मत्स्य पुराण। उसके अलावा जो आप देखेंगे कि महाभाष्य है पतंजलि का और मनुस्मृति, दोनों की रचना इस काल में हुई। उसके अलावा जो बौद्ध ग्रंथ है दिव्यावदान में इस काल के बारे में बहुत सारी जानकारियां हम लोगों को मिलती हैं। और शुंग था वो इतना विध्वंसक व्यक्ति था कि अशोक ने, सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप, उसने वो 84,000 बौद्ध स्तूप ध्वस्त कर दिए। ऐसा तो कुल मिलाकर के पुष्यमित्र शुंग जब आया तो इसने पूरे के पूरे भारत की जो व्यवस्था है
इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, कई बार जो लोगों को लगता है ना कि इतिहास में ऐसा कुछ हुआ है, मैंने आपको पुराना हिस्ट्री इसलिए डिस्कस किया था, हड़प्पा की हिस्ट्री, हड़प्पा के बाद आपके साथ मैंने वैदिक हिस्ट्री, उसके बाद आपसे मैंने महाजनपद काल के 16 महाजनपद, उसके बाद भारत में गणराज्यों की क्या स्थिति थी उसकी चर्चा की थी, और उसके अलावा मगध का एक साम्राज्य के रूप में उद्भव। इन सारे के सारे उद्भव में आप गौर से देखना, जो आप काल्पनिक इतिहास आप पढ़ते हैं किस्से में, कहानियों में, पूजा पाठ में, वो इतिहास आपको कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है भारत में। और उन्हीं सारी चीज़ों को पुष्यमित्र शुंग के बाद वाले समय में थोपा गया, लिखा गया, और इसके कारण से जनमानस, जो इतिहास के जानकार हैं वो तो इतिहास वही जानते हैं जो हम लोग जानते हैं। मैं आपसे एक सवाल जैसे करता हूं कि आप अगर यूपीएससी, जिसको हम लोग आईएएस, आईपीएस, आईएएस का एग्ज़ाम देते हैं यूपीएससी में, यूपीएससी का आप पेपर उठा के देखना इतिहास का, या आप लोगों के पास अगर कभी समय हो तो यूजीसी नेट जो एग्ज़ाम लेता है वो एग्ज़ाम आप कभी उसका पेपर चेक करना, या आप कभी किसी विश्वविद्यालय में इतिहास एमए का आप पेपर चेक करना, तो आप पाएंगे कि आपसे जो काल्पनिक इतिहास है वो कभी नहीं पूछा जाएगा। आपसे हमेशा जो है सम्राट अशोक के बारे में पूछा जाएगा, हर्यक वंश के बारे में पूछा जाएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पूछा जाएगा। यही आप लिख के आते हैं, यही आप लिखेंगे तो आईएएस बनेंगे। और आप जो है ग्रंथों में लिखी हुई काल्पनिक बातों को अगर लिख के आएंगे तो कभी आपका आईएएस में सिलेक्शन नहीं हो सकता, कभी आपका नेट जेआरएफ में सिलेक्शन, वो है ही नहीं, एक्चुअली वो इतिहास में है ही नहीं, और वो कभी पूछा नहीं जाता है। तो जैसा कि हमारे अपने गाँव में जो कहानियाँ चलती हैं, जो हमारे दादाजी और उनके ज़माने के लोग सुनाते थे कि फला जो है देवता ने ये कर दिया था, वो कर दिया था, ऐसा कुछ नहीं आता, ना कभी कुछ पूछा जाता और ना ऐसा कभी कुछ होता है। तो एक सबसे बड़ी जो समस्या रही है, खास करके जो क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा बहुत लंबे समय तक अनपढ़ रहा है। आप लोगों को कभी जब हम लोग ये चर्चा करते हैं, आप लोग अपने खुद के गांव में या आसपास आप हमेशा पाएंगे कि 3-4 जनरेशन पहले लोगों के पास एजुकेशन नहीं थी, और उससे पहले तो कोई सिस्टम ही नहीं था, व्यवस्था ही नहीं थी। तो ऐसे में आप पाएंगे कि हिस्ट्री के बजाय, जैसे किसी ने हमारे दादाजी को समझा दिया कि उड़ने वाले घोड़े से फलाने जो है महाराज आते थे, तो हमारे दादाजी इस बात को मान लेते थे। क्यों? क्योंकि मानने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था, ना तो उनके पास एजुकेशन थी उतनी, ना उनके पास किताबें थी, ना उनके पास कोई ऐसा प्रमाण था जिससे वो उसको वेरीफाई कर सकें। तो वो उनके जो लोग थे, हमारे दादाजी और उनसे पुरानी पीढ़ी के लोग, वो मानते रहे कि भाई उड़ने वाला घोड़ा था, समुद्र को एक आदमी पी जाता था, ऐसी कहानियाँ खूब चलती थी, और लोगों के अंदर यही इतिहास था। किसी ने अगर बता दिया कि किसी आदमी ने समुद्र पी लिया तो मतलब ये सही है, इसको इतिहास मान के बैठे थे। यही कपोल कल्पित कहानियाँ हैं जिनके कारण बहुत बड़े समाज के हिस्से को तार्किक शिक्षा से, वैज्ञानिक शिक्षा से, ऐतिहासिक शिक्षा से वंचित रखा गया है। और इसलिए हम सब चीज़ों की, इनकी परत दर परत इनकी विवेचना कर रहे हैं। और जब लोगों को लगता है कि साहब ये आया कहाँ से, तो मैंने आपको इसका स्रोत बताया कि पुष्यमित्र शुंग जब भारत की गद्दी पर बैठा तो पूरा भारत उसके कब्जे में नहीं था, क्योंकि पश्चिमोत्तर में ऑलरेडी बैक्टीरिया के ग्रीक शासकों ने कब्जा कर लिया था, जो आते आते मथुरा तक आ गए थे। और उसके बाद शक थे, उसके बाद आप देखेंगे कि कुषाण लोग आए। इनका शासनकाल था मगध के आसपास का कुछ एरिया और विदिशा तक का एरिया, मतलब बिहार और यूपी और मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र। जबकि आप मौर्य साम्राज्य से लेकर के पूरा का पूरा आसाम तक, और ऊपर देहरादून से लेकर के नीचे केरला तक, एक बहुत नीचे मैसूर तक बहुत बड़ा राज्य मौर्यों के अंदर था। इनके अंदर में केवल कुछ क्षेत्र बचा था। तो ये छोटे स्तर के राजा थे। जबकि सम्राट अशोक चक्रवर्ती सम्राट था, तो पुष्यमित्र शुंग के समय शासन शक्ति कमजोर हो चुकी थी, और उस पुष्यमित्र शुंग ने, आप देखिए, खुद छल कपट से सत्ता पर कब्जा किया था। अपने ही राजा की हत्या करने के बाद वो सत्ता पे बैठा था, तो उसको लोग कैसे राजा मान? क्योंकि जनता के राजा कौन था? मौर्य थे। जो मौर्य वंश के शासक थे वो राजा थे, और मौर्य वंश के शासक की हत्या करने के बाद
उसी का सेनापति अगर गद्दी पर बैठेगा तो जनता की नज़र में स्वीकार नहीं होगा। तो जनता पर एक छद्म प्रभाव स्थापित करने के लिए, जनता के अंदर हृदय में एक छद्म प्रभाव पैदा करने के लिए पुष्यमित्र शुंग ने आडंबर रचे। उस समय कोई अश्वमेध यज्ञ वगैरह नहीं होते थे। आपको सम्राट अशोक के समय आप अगर देखेंगे कि हर एक वंश के शासक थे, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। आप यदि देखेंगे कि जो शिशुनाग वंश के शासक हैं उनके समय आप देखिए, नंद वंश, इतना बड़ा नंद वंश था कि महापद्म नंद और धनानंद के सामने हिम्मत नहीं हुई सिकंदर की भारत में घुसने की, अंदर आने की। उन लोगों ने कभी अश्वमेध यज्ञ नहीं किया, उन लोगों ने कभी इस तरह के यज्ञ और अपने आप की तुलना भगवान से नहीं की, अपने आप को देवी नहीं कहा। वो सब शासक के रूप में शासन कर रहे थे, लेकिन खुरापात लगाई और भारत में काल्पनिक इतिहास का बोझ बो दिया। और उसने अपने आप को भगवान कहना, भगवान की तरह अपने आप को गढ़ना, अश्वमेध यज्ञ करना, जबकि एक छोटे से क्षेत्र का वो शासक रह गया था। और अश्वमेध यज्ञ कह रहा है कि मैं पूरी पृथ्वी का राजा हूँ, पूरी पृथ्वी का राजा हूँ और पूरी पृथ्वी मेरा अधिकार है, इस मेरे घोड़े को कोई पूरी पृथ्वी पर नहीं रोक पाएगा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें वहाँ रचना शुरू हुई। तो एक तरीके से उसने लोगों के अंदर अपना छद्म भय और प्रभाव पैदा करने के लिए ये मनगढ़ंत चीज़ें उसने स्टार्ट की। दूसरा, लोगों को डराने के लिए, लोगों को वो करने के लिए सामाजिक नियमों में और परंपराओं में आप देखेंगे कि पुराणों में और स्मृतियों में बहुत गड़बड़ की गई। पुराणों में और स्मृतियों में इतनी गड़बड़ की गई कि मनुस्मृति जैसे ग्रंथ लिखे गए जो पूरी तरीके से भेदभाव पर आधारित थे। हो सकता है भारत में इसके मनुस्मृति के समर्थक हों। आप कभी पूछना कि मनुस्मृति अगर इतनी इंपॉर्टेंट है, कानून या सामाजिक नियम आप लागू करके दिखा दीजिए भारत में। आप और जो भारत में आईपीसी और सीआरपीसी है, इनके हिसाब से देश चलता है। तो मनुस्मृति इत्यादि ऐसे ग्रंथों की रचना की गई जहां पर तमाम शोषण की बातें, भेदभाव की बातें, महिला उत्पीड़न की बातें सब ग्रंथों में डाली गई। और डाल डाल के लोगों को इतना डराया गया, इतना डराया गया, ताकि लोग उन चीज़ों को ही सत्य मानना आरंभ कर दें। इस तरीके से इतिहास के साथ में विकृत छेड़छाड़ हुई साहित्य के माध्यम से। वो साहित्य सारा का सारा काल्पनिक, अपने आप को महिमा मंडित करने का, अपने आप को सर्वोच्च दिखाने का। एक व्यक्ति जो किसी एक गांव का मुखिया है, वो अपने आप को कहता है कि मैं भारत का प्राइम मिनिस्टर हूं, ऐसा बोलने लग जाए गांव का मुखिया, तो उसका, तो ये सारी की सारी चीजें हम लोगों को इस काल में दिखाई देंगी। और इसके बाद जैसा मैंने कहा ना कि जो विश्वविद्यालय अशोक की, देखिए सोच क्या थी। सम्राट अशोक ने 23 यूनिवर्सिटी भारत में बनवाई, ऐसे प्रमाण मिलते हैं। और सारे विश्वविद्यालयों को क्षतिग्रस्त करवाया गया। किताबें, जो बहुत सारे ग्रंथों की रचनाएं हुई भारत में, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी का जो समय था, इसको इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन का टाइम कहा जाता है। उतनी ज्यादा बौद्धिकता भारत में फिर कभी, अब कहने के लिए इतिहास का बहुत गहराई से अध्ययन करना, इस तरह की बौद्धिकता, इस तरह के सामाजिक परिवर्तन, इस तरह के रेवोल्यूशन जो जैन, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के रूप में हुए थे, ऐसे आपको भारत में कभी नहीं मिलेंगे। जिसको हम लोग बोलते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन। उनके बाद तमाम फॉलोअर्स लोग ने, तमाम बुद्धिजीवी लोगों ने, तमाम विद्वानों ने तमाम तरह की किताबें लिखी जो पे आधारित थी, जो किताबें थी, और तमाम उसके लिए व्यवस्थाएं की गई। लेकिन आप देखिए उन सारी किताबों को जला दिया गया। आज भी अगर आपको कभी कभी लगता होगा कि बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य क्यों नहीं मिलता, तो बौद्ध धर्म का बहुत सारा साहित्य पुष्यमित्र शुंग और उसके बाद जो आने वाले वंश के राजाओं ने उसको तहस नहस कर दिया। लेकिन सभी राजा ऐसे नहीं थे, कुछ राजाओं ने संरक्षण भी दिया। जैसे पश्चिमोत्तर में जब ग्रीक आए, तो ग्रीक में से मिनांडर जो है बुद्ध हो गया था, उसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। उसके बाद आप देखेंगे कि एक राजा आता है कुषाण, जिसको द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। कुषाण वंश का जो राजा था कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। और कनिष्क ने अपने शासनकाल में कुंडलवन एक जगह पड़ती थी कश्मीर में, वहाँ पर 4थी इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। तो उन लोगों ने बहुत सारे ग्रंथों का संरक्षण भी किया था। तो कुछ कुछ राजा ऐसे आते रहे। आगे चल करके देखेंगे सम्राट हर्षवर्धन को आप पाएंगे कि हर्षवर्धन ने अपने जीवन के उत्तरार्ध में आकर के बौद्ध साहित्य, बौद्ध ग्रंथ और बौद्ध उनका संरक्षण करना आरंभ कर दिया था। तो कुल मिलाकर के ये जो सारा घटनाक्रम हुआ, ऐसा नहीं है
लेकिन सत्ता व्यवस्था भाईचारे समानता के बजाय विशेषाधिकार पर आ गई। वो सारी की सारी व्यवस्था विशेषाधिकार पर आ गई, और जो उच्च वर्ण के लोग थे, जो व्यवस्था में ऊपर थे, उन्होंने यज्ञों के माध्यम से, तमाम आडंबरों के माध्यम से कथा कहानियां किताबें लिखवा करके अपनी सुप्रीमेसी समाज के ऊपर स्थापित करना आरंभ कर दिया। और उसी का परिणाम हुआ, आप पाएंगे कि भारत में से आरंभ होती है। भारत में मनुष्य के शोषण की परंपरा आपको विधिवत रूप से इसी काल से मिलेगी, और उसके बाद वो निरंतर बढ़ती चली जाएगी, तब तक कि जब तक भारत में ब्रिटिश लोग नहीं आ जाएंगे। अब कई बार लोगों को लगता होगा कि साहब अंग्रेज भारत के दुश्मन थे। ठीक है, अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया, ये सच्चाई है, लेकिन आप ये देखेंगे कि अंग्रेजों के भारत में आने से पहले जो भारत में धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था थी, वो में अधिकांश व्यवस्था शोषण, अत्याचार, भेदभाव और दुर्भावना पर आधारित रही है। आप उसका गहराई से अध्ययन करिए किसी भी कालखंड का, तो आपको उसका अंदाजा हो जाएगा। लोग चीज़ों को पढ़ते नहीं है, इसलिए लोगों को जानकारियां नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि पुष्यमित्र शुंग के बाद जो कुछ भी बहुत सारी चीज़ें इतिहास में लिखी गई हैं, पुराणों में, वो कुछ लोगों की सुप्रीमेसी को सिद्ध करने के लिए काल्पनिक कथाएं लिखी गई हैं। और यही देखिए फर्क है, एजुकेशन का ये फर्क है कि मेरे जो दादाजी हैं वो उन चीज़ों को मानते हैं क्योंकि उनको इतिहास पढ़ने को नहीं मिला, और जो मेरी पीढ़ी के लोग हैं, हम जो लोग हैं, हमने इतिहास पढ़ा तो हमको उसकी वास्तविकता मालूम पड़ गई। क्योंकि शिक्षा के अभाव में बहुत सारे लोग नहीं उन चीज़ों को जान पाए हैं, इसलिए बहुत सारे लोगों के साथ समस्याएं रही हैं। और जिन जिन लोगों ने एजुकेशन के माध्यम से रियल हिस्ट्री को समझा है, इतिहास के विकास के क्रम को समझा है, प्रमाणों को समझा है, तो आप देखेंगे बहुत बड़े परिवर्तन। एक एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मानने वाले अपने जीवन में बदलाव किया है। उन लोगों ने सबसे ज्यादा प्रगति की है तुलनात्मक रूप से। मतलब एक आदमी अगर अछूत था, एक आदमी अगर भूखा नंगा रहता था, उससे बेगार रही जाती थी, उसका शोषण होता था, उसका अत्याचार होता था उसके ऊपर, तो आप पाएंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए संसद और संविधान और सरकारी सेवाओं के बारे में उन लोगों ने जान करके, लगन के माध्यम से अपने जीवन में बहुत बड़े बदलाव किए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, अच्छा मुझे लगता है सभी लोगों को मिल रहा होगा, 142-43 लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोगों को ये सेशन मिल रहा होगा। और होता क्या है, एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि मैं आपको मनुष्य का एक मनोविज्ञान बताता हूं। मनुष्य का मनोविज्ञान ये कहता है, आप किसी आदमी से ये कहिए कि भाई तुम जानवर हो, आप किसी व्यक्ति को ये बोलना कि आप जानवर हो, तो लोग नाराज हो जाएंगे तुरंत, ठीक है। और किसी आदमी से आप ये कहिए कि तुम शेर हो, तो वही आदमी मतलब खुश हो जाएगा, अपने आप को गर्व महसूस करेगा। लेकिन हम तर्क से अगर सोचें तो शेर भी जानवर ही है। यानी अगर किसी ने आपको शेर कहा है तो इनडायरेक्टली आपको उसने जानवर ही बोला है। यही शिक्षा का बारीक सा फर्क है। ये जो एजुकेशन है, एजुकेशन आपको यही जो बारीक फर्क, व्यक्ति अगर आपको जानवर कहता है तो आपको बुरा लग जाता है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर आपको शेर कहता है तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली वो आपको जानवर ही तो बोल रहा है, क्योंकि शेर क्या है, शेर भी तो एक एनिमल है, शेर भी तो एक जानवर है। अब देखिए, अगर कोई ऊंचे वर्ण का, बड़े परिवार का व्यक्ति अगर आपकी तारीफ करता है तो आपको बड़ी खुशी होती है। और वो आपकी अगर झूठी भी तारीफ कर दे, अगर वो ये कहता है कि भाई मतलब आपके अंदर वो योग्यता नहीं है, उस योग्यता को बताना शुरू कर दे, आपका गुणगान शुरू कर दे, तो आप जो है मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे कि भाई फलां जो है पैसे वाले आदमी ने या फलां बड़े आदमी ने हमारी तारीफ करी, आप उसको मान लेंगे। लेकिन अगर कोई कमज़ोर है, कोई दबे कुचले वंचित तबके का आदमी है, वो आपकी तारीफ कर दे तो आप उसको सीरियसली नहीं लेते। ठीक है,
अब आप, मैंने देखा है कि कई बार फेसबुक पे आप कमेंट भी नहीं करते। अगर किसी ऐसे व्यक्ति ने आपकी तारीफ कर दी है और किसी बड़े आदमी ने आपकी थोड़ी सी तारीफ कर दी है तो आप फूले नहीं समाते। हो सकता है जो गरीब आदमी है, कमज़ोर है, वंचित है, शोषित है, वो आपकी सच्ची तारीफ कर रहा हो, और जो बड़ा आदमी है वो केवल दिखाने के लिए, आपका उपयोग करने के लिए आपकी तारीफ कर रहा हो। यही बेसिकली समाज की व्यवस्था को समझने का मनोविज्ञान है। जिन समाजों का शोषण हुआ है, जिन समाजों के साथ दिक्कतें हुई है, उनके साथ समस्या क्या रही है कि वो कभी भी अपनी जो तारीफ है, अगर किसी ऊपर से तारीफ कर दी तो उसके चक्कर में वो अपने समाज को, अपने आप को भूल जाते हैं और उनके हिसाब से, उनकी सोच से वो लोग चलना आरंभ कर देते हैं और फिर चाहे समाज का शोषण हो, चाहे समाज अंधेरे में चला जाए। ये एक सामान्य मनोविज्ञान है जो मैंने आपसे चर्चा की है। बहरहाल हम लोग हिस्ट्री पर आगे बढ़ेंगे। तो जैसा मैंने कहा कि पुष्यमित्र शुंग के समय के बाद इतिहास को डिस्टॉर्ट कर दिया गया है, विकृत कर दिया गया है। लेकिन क्योंकि इतिहास एक ऐसा विषय है जो बहुत बड़े शोध पर आधारित होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैंने ये कहा कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने तराइन की दूसरी लड़ाई में पराजित कर दिया था, तो मेरे कहने के अलावा दुनिया भर के जितने भी इतिहासकार हैं, चाहे वो अमेरिका के इतिहासकार हों, चाहे फ्रांस के इतिहासकार हों, चाहे जर्मनी के इतिहासकार हों, या भारत के अंदर विभिन्न जो ग्रुप्स हैं उसको मानने वाले इतिहासकार हैं, वो सभी इस बात को एग्री करेंगे, सबको ये माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो बात मैं कह रहा हूं कि पृथ्वीराज चौहान को तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी ने पराजित कर दिया था, ये फैक्ट है। क्या है? ये फैक्ट है। आप इसको बदल नहीं सकते। आप कहानियां गढ़ लीजिए, थ्योरी गढ़ लीजिए, लेकिन आप इस सत्य को, इस फैक्ट को आप कभी खारिज नहीं कर सकते। जैसे 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी, तो चाहे कोई कुछ भी बोले, कितने ही आपको थ्योरी दे, कितने ही सिद्धांत दे, लेकिन यह मानना पड़ेगा कि यह सत्य प्रमाणिक घटना है, दुनिया भर के लोग इसको मानेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से अगर किसी व्यक्ति ने, किसी राजा ने अपना महिमा मंडन करने के लिए, अपने समाज का प्रशिक्षण करने के लिए, कुछ वर्गों को विशेष अधिकार देने के लिए, दूसरे वर्गों पर अत्याचार और शोषण करने के लिए कुछ काल्पनिक कहानियां, किताबें अगर रचवा भी दी, तो भी इतिहासकार उसकी जड़ में जाकर के खोद के ले आएगा कि सत्य क्या था। और वही सत्य मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। वो सत्य ये है कि भारत में जो काल्पनिक ग्रंथ हैं वो इतिहास नहीं है, ऐसी कोई घटनाएं नहीं हुई हैं। हिस्ट्री प्रॉपर जो हम लोगों ने चर्चा की, हड़प्पा से लेकर के, हड़प्पा से पहले सिर्फ आदि मानव था। हड़प्पा सभ्यता से पहले सिर्फ आदि मानव था, और आदि मानव जंगलों में और गुफाओं में रहता था। लोगों को पता नहीं कौन कौन से देवता और ये वो उसके अवतार, उसने सृष्टि रची। मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहता हूं कि इन चीज़ों पर आप थोड़ा सा विचार करिए। कोई सृष्टि वृष्टि किसी ने नहीं रची, कोई ऐसा नहीं हुआ। हिस्ट्री में कहीं भी इस तरह के कोई भी चीज़ें ना एविडेंस है, ना ऐसा कुछ हुआ है। और पढ़े लिखे लोगों को कम से कम इन वास्तविकताओं को जानना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं कि इस शुंग वंश में क्या हुआ। शुंग वंश के इतिहास काल में ये सारे के सारे ग्रंथों की रचनाएं हुई, और जिनके माध्यम से तमाम नई नई चीज़ें भारत में निकल के आई। तो कहते हैं ना, जो जैसा करता है उसके सामने वैसा आता है। तो आगे चल करके आप देखेंगे कि शुंग वंश का अंतिम राजा था देवभूति। उसकी हत्या उसी के एक अधिकारी ने कर दी, और उसने एक नए वंश की स्थापना, जिसको कहते हैं भारत में कर्ण वंश। हालांकि इस काल के हम लोगों को कुछ अभिलेख भी मिलते हैं। जैसे अयोध्या में अभिलेख मिलता है, अयोध्या का एक अभिलेख जिसको बोलते हैं हम लोग धनदेव एक उत्तराधिकारी था पुष्यमित्र शुंग का। उसने एक अभिलेख लिखवाया था अयोध्या में, उसको बोलते हैं राजा धनदेव का अभिलेख। ये मेरा है, उस पर लिखा भी हुआ है। उसमें ही जानकारी मिलती है कि उसने अश्वमेध यज्ञ करवाए। तो ये जो सारी जानकारियां हैं, वो सारी जानकारियों के माध्यम से हम इतिहास को समझ सकते हैं। बाकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, हिस्ट्री में कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। व्यापार और बाकी सारी चीज़ें चलती रहीं, वो सब होता रहा, वो इतिहास की धारा है। जैसे मान लीजिए भारत में इंटरनेट का आविष्कार नहीं हुआ, लेकिन भारत में इंटरनेट है। तो समय जो होता है, काल, टाइम जो है दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ है। कभी लोग पूछते हैं कि भाई वो देवता ताकतवर है, वो ये ताकतवर है, वो ये ताकतवर है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज़ है समय, टाइम।
और टाइम के अकॉर्डिंगली बहुत सारी चीज़ें होंगी, हम चाहे उनको चाहें या ना चाहें, बट वो होंगी। वो चलती, मतलब उनका एक क्रम है, समय के हिसाब से सारी चीज़ें चलती हैं, वो होंगी और वो होती हैं। तो उसी समय के अनुसार बहुत सारी चीज़ें होती रहीं। उसके बाद भारत में कण्व वंश का शासन आया। अंतिम राजा था वासुदेव नाम का एक व्यक्ति था, कण्व। उसने, अंतिम राजा देवभूति की हत्या करके कण्व वंश की स्थापना की। इसका भी कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन की परंपरा जो पुष्यमित्र शुंग ने की थी, ये लोग भी करते रहे, वही किताबों को लिखवाना ये सारी चीज़ें करते रहे। अच्छा, कई बार लोगों को लगता होगा कि साहब ये जो सारी चीज़ें हैं इनको ट्राई करें। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग ना लोगों के लिए उपाधियों का प्रयोग करते हैं। हालांकि भारत के संविधान ने उपाधियों का अंत कर दिया है, आर्टिकल 18 के अनुसार उपाधियों का अंत कर दिया गया है। लेकिन कई बार लोगों ने, आपने देखा होगा, फलाने जो है राजकुमार, फलाने युवराज, फलाने जो है उस वंश के उत्तराधिकारी, उस रियासत के, उसके, ऐसे शब्दों का प्रयोग लोग आज भी करते हैं। तो ये क्या है? ये बेसिकली सच्चाई थोड़ा ही नहीं है। ना तो इस तरह की कोई उपाधि है, न भारत में कोई राजतंत्र है, न भारत में कोई युवराज है, न भारत में कोई महाराज है, ना कोई महाराजाधिराज है। इस तरह की उपाधियां कौन लोग करते हैं? जो या तो अज्ञानी हैं, या मूर्ख हैं, या चाटुकार हैं। आपने देखा होगा कई बार सोशल मीडिया पर जो है एक दूसरे को बधाइयां देंगे कि फलाने जगह के फलाने युवराज, फलाने वंश के उत्तराधिकारी महाराज को जन्मदिवस की। ये बेसिकली सामंती गुलामी की मानसिकता है। आप अभी पाखंडों से मुक्त नहीं हुए हो, आपके अंदर अभी सामंती गुलामी है। जिस सामंती गुलामी से लड़ करके भारत के लोगों ने लोकतंत्र अपनाया, इस सामंती गुलामी से लड़ करके भारत के लोगों ने शिक्षा पर, अधिकारों पर, संविधान पर बात की, उसी गुलामी में अगर आज भी आप किसी, मैं तो ये कहता हूं कि अगर आप अपने समाज के व्यक्ति को भी अगर ऐसे बुलाते हो तो आज भी मानसिक रूप से आप स्वतंत्र नहीं हुए। क्योंकि आप जो व्यक्ति का महिमा मंडन कर रहे हैं, आप जो महिमा मंडन के माध्यम से किसी को राजा महाराजा, किसी के वंश का उत्तराधिकारी, युवराज, फलाना नरेश, ढिकाना नरेश, जो ये सब बोलते हो, ये दर्शाता है कि शिक्षा अभी आप तक नहीं पहुंची है, वास्तविक एजुकेशन अभी आप तक नहीं पहुंची है। आज भी आप आडंबरीय, पाखंडी और व्यक्ति पूजा और खास करके सामंती मानसिकता की दुनिया में हैं। आप उससे निकल नहीं पाए हैं। असली जो पढ़ा लिखा आदमी होगा वो बात करेगा विधि संगत, तर्क संगत, न्याय संगत, विज्ञान सम्मत, जिसमें कहेगा सभी मनुष्य हैं, सभी बराबर हैं। किसी का स्तर, पद, उसकी शिक्षा के कारण ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन सभी इस देश के नागरिक हैं। ये अप्रोच जब तक नहीं आएगी, रेस्पेक्ट करना, सम्मान करना एक अलग चीज़ है। वो सम्मान तो हम लोग अपने यहाँ पेड़ पौधों का भी करते हैं। आपने देखा होगा कि हम लोग अपने गांव में अपने वृक्षों का भी सम्मान करते हैं। हमारी जो संस्कृति रही है उस संस्कृतियों में हम लोग नदियों का सम्मान करते हैं, वृक्षों का सम्मान करते हैं। और मूल ओरिजिनल संस्कृति हमारी यही थी। हमारी जो ओरिजिनल संस्कृति यही थी कि हम प्रकृति का सम्मान करते थे। प्रकृति के बाद जो चीज़ें घुस के आई हैं वो तो सब क्रिएट की गई हैं, वो मनुष्यों के ऊपर, मानव सभ्यता के ऊपर थोपी गई हैं। ओरिजिनली जो मानव है वो प्रकृति पूजक है, क्योंकि प्रकृति मानव का पालन पोषण करती है। फसलें, अन्न जो मानव पेट भरता है, सब्जियां जो मानव खाता था, हवा जिससे मानव जीवन जीता था, पानी जिससे मानव सर्वाइव करता था। तो प्रकृति ने, चाहे जल हो, चाहे अग्नि हो, चाहे वायु हो, ये सब ने मानव सभ्यता का सृजन किया है। तो हमारे जो मूल एंसेस्टर थे, मतलब कोई किसी के एंसेस्टर हो सकते हैं कुछ भी, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं, मेरे अपने पढ़ाई लिखाई और ज्ञान के अनुसार कि हमारे जो पूर्वज वो आदिमानव लोग थे। तो हमारे पूर्वज किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की, नेचर की, क्योंकि नेचर से ही उनका जीवन चलता था। हम लोगों ने आडंबरी चीज़ों को बीच में घुसा दिया ज़बरदस्ती, और उसमें कुछ का फायदा हुआ। एक और चीज़ आप लोग जान लीजिए, किसी चीज़ से क्रिएट करने से कुछ लोगों को अप्रत्याशित लाभ होता है, तो आप यकीन मान के चलिए कि उसी के विपरीत कुछ लोगों को अप्रत्याशित हानि होगी। ये दुनिया संतुलन पर चलती है, जो दुनिया है बैलेंस पर चलती है। अगर कुछ लोग बहुत ताकत है, कुछ लोग बहुत अमीर हैं, तो दुनिया के किसी कोने में कुछ लोग बहुत लाचार, बहुत गरीब, बहुत कमजोर होंगे। ये भी प्रकृति का शाश्वत नियम है। और जिन लोगों ने फिजिक्स पढ़ी होगी वो जानते होंगे ऊर्जा के नियम के बारे में, ऊर्जा संरक्षण का नियम। न उत्पन्न होती है न उसका विनाश होता है, वो अपना स्वरूप बदल लेती है। फिजिकल एनर्जी बदल जाती है, फिजिकल एनर्जी गैस में बदल जाती है, तमाम तरह के उसके फॉर्मेट हैं एनर्जी के,
कि ऊर्जा अपना स्वरूप चेंज कर लेती है लेकिन वो बनी रहती है। तो हमेशा याद रखिए कि अगर किसी समाज में कुछ लोगों को विशेष शक्तियां मिली, कुछ विशेष अधिकार मिले, कुछ लोगों का शिक्षा पर एकाधिकार हुआ, तो उसी के परिणाम में आपको अंधकार भी दिखाई देगा। कुछ लोग गरीब, वंचित, कमज़ोर, इस तरह की चीज़ें भी आपको समाज में मिलेंगी। और ये सारी चीज़ें तभी संभव है जब आप आडंबर गढ़ दो, आप पाखंड गढ़ दो। अगर आप आडंबर पाखंड हटा दोगे तो हर व्यक्ति बात करेगा अपने एग्जिस्टेंस की, अपने अस्तित्व की। वो ये कहेगा कि भाई हम भी आपके जैसे, हमको भी ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। तो जो वास्तव में अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं उनको अपने आदि पूर्वजों के रूप में आदि मानव लोगों को मानना चाहिए, और ऐसे लोगों को जो प्रकृति की पूजा करते थे। आपको यदि कोई नदी मिलती है तो नदी का सम्मान करिए। नदी हमारे लिए वरदान है, जीवनदायिनी है। कोई वृक्ष है, वृक्ष हमारे पर्यावरण को शुद्ध करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, उनका सम्मान करिए। यही मनुष्य का स्वभाव होना चाहिए। जो बाकी चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें थोप दी गई कि फलाना जो 15 सिर का आदमी हमारे बीच में डाल दिया गया, 100 हाथ का आदमी बना के हमारे बीच में थोप दिया गया, ये सब इररिलेवेंट और पूरी तरीके से अंध श्रद्धा पर आधारित बातें जिनका लाभ कुछ लोग उठा लेंगे। और देखिए उसके बारे में आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि अगर किसी को उससे पैसा मिलने लग जाए, किसी को फ्री में बैठ के खाना मिलना शुरू हो जाए, या कोई भी व्यक्ति बैठे बैठे अपनी पूजा करवाना शुरू कर दे केवल ये काल्पनिक कहानियाँ गढ़ के, तो हर व्यक्ति चाहेगा कि मैं इस तरह की कहानियाँ करता रहूं। तो यही चीज़ें समाज में हुई हैं। इसलिए हम लोगों को फिर से अपनी बातों, अपने अतीत के बारे में एक बार इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। हम सभी लोगों को पुनः अपने बारे में आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि हम क्या थे, हम कहाँ से चले और हम कहाँ आ गए। और जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि एक कोरोना वायरस, हालांकि चिंता का और दुख का विषय है कि दुनिया इस कोरोना वायरस से पीड़ित है, लेकिन एक कोरोना वायरस संदेश देने के लिए पर्याप्त है। उसने ये संदेश दे दिया है कि दुनिया में जितनी तुम लोगों ने काल्पनिक कहानियां और शक्तियां गढ़ी हैं, किसी काल्पनिक कहानी और शक्ति में वो दम नहीं है, वो ताकत नहीं है जो इसको रोक ले। और जो मनुष्यों का शोषण आप इस आधार पर करते चले आए हो, इस शोषण को अब आप रोकिए। ये कोरोना वायरस अपने आप में, ये जो कोरोना वायरस है ये क्या है? ये प्रकृति से आया है। कोरोना वायरस प्रकृति से आया है। और कई बार लोगों को लगता होगा एक्चुअली क्या है कि अगर हम जूलॉजी ठीक से तो आप पाएंगे कि वायरस, बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु, कीट, कवक, आपके जो एंथ्रोपोडा के जो सदस्य हैं, मतलब अगर जिन्होंने जूलॉजी पढ़ी होगी ठीक से उनको पता होगा कि पक्षी वर्ग है, उभयलिंगी, ये आपका सरीसृपी वर्ग है, आपका जो तिलचट्टे कीड़े इनका वर्ग है, एक जीवाणु का वर्ग है, एक विषाणु का वर्ग है, फिर आपके पुष्प, पादप इनके वर्ग हैं। ये सब चीज़ें प्रकृति में हैं और प्रकृति ही शक्तिशाली है, नेचर ही पावरफुल है, और ये नेचर ही संदेश देती है। तो कोरोना वायरस ने बता दिया है कि जितनी कहानियां, जितनी कल्पनाएं, जितनी थोती बातें तुमने क्रिएट करके मनुष्यों का शोषण किया है, अव्यवस्था, असमानता, भेदभाव क्रिएट किया है, कोरोना वायरस ने दिखा दिया कि कुछ है नहीं, इसके पीछे कोई सत्य नहीं है, इसके पीछे कोई वास्तविकता नहीं है। लोग मेरे बारे में अलग अलग राय बना लेते हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि मैं तो नास्तिक हूँ, कि मैं धर्म के खिलाफ हूँ। ऐसा नहीं है, मैं बहुत पढ़ता हूँ। मैं रिलीजन को और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उनको बहुत स्टडी करता हूँ कि इसमें क्या लिखा है। और जो व्यक्ति पढ़ेगा उसके अंदर तो आस्था है, मेरे अंदर तो आस्था है। मैं तो किताबों के ज्ञान के पीछे भागता हूँ कि कहाँ क्या लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है, और कभी भी रिलीजन और धर्म के अगेंस्ट नहीं है। हमने जैसा कहा भाई हमारा मूल रिलीजन, हमारा जो मूल धर्म है वो हम इस सृष्टि के मानव रहे हैं, हमारे पूर्वज, उनका धर्म प्रकृति पूजा रहा है। तो हमारा तो मूल धर्म प्रकृति पूजा था, हम उसका सम्मान करेंगे। और ये हर सभ्यता को, हर समाज को ये सब चीज़ों के बारे में चिंतन मंथन करते रहना चाहिए। जो सभ्यता इन सारी बातों का चिंतन मंथन करती है, वही सभ्यता, वही समाज आगे बढ़ते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, अपने अधिकारों, अपने आत्मसम्मानों के साथ वो गतिशील होते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि शुंग वंश और कर्ण वंश की कोई बहुत उपलब्धियां नहीं है। इनके समय में बस काल्पनिक साहित्य लिखे गए और वहाँ से शोषण की परंपराएं आरंभ हो गई। एक और जो वंश है, एक और वंश है, हमें यहाँ मिलेगा सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है कि सिमुक नाम का एक व्यक्ति था और उसने इसकी स्थापना की थी। सातवाहन वंश के लोग बेसिकली आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, महाराष्ट्र के क्षेत्र में थे और वहाँ से उन्होंने धीरे धीरे राइज किया। और प्रतिष्ठान एक जगह पड़ती है
औरंगाबाद ज़िले में, वहाँ पर उन्होंने अपनी राजधानी बनाई। इनका भी लगभग कार्यक्रम वैसा ही था जैसा कि शुंगों का और कण्वों का था। हालांकि इनका शासनकाल लंबा रहा, ये पहले मौर्यों के अंतिम समय में भी थे और उस तक इन्होंने शासन किया। कई सारे अभिलेख इनके मिलते हैं, नानाघाट अभिलेख है, नासिक अभिलेख है, और इनके समय पहली बार भारत में शीशे के सिक्के, जो शीशा होता है, इसके सिक्के सातवाहन लोगों ने ढाले। तो उन सिक्कों से भी बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। और ये जो सारा का सारा जो ऐतिहासिक विमर्श है जो हमने आपके बीच में रखा है, ये हम लोगों को तत्कालीन मौर्योत्तर काल के इतिहास के बारे में एक बेसिक आइडिया देता है कि क्या क्या बदलाव हुए। तो बदलावों को अगर हम कैटेगरी में बांटें तो आप पाएंगे राजनीति में क्या हुआ, राजनीति में क्षय हुआ, राजनीति कमजोर पड़ी, राजनीति में विखंडन हुआ, कमजोर शक्तियां आई। क्लियर? समाज में क्या हुआ, समाज में शोषण भेदभाव बढ़ा, समाज में वर्ण व्यवस्था बढ़ी, भेदभाव बढ़ा, स्त्रियों के प्रति बहुत सारी चीज़ें इस समय आकर के खराब हुई, यानी स्त्रियों के अधिकारों का हनन हुआ। जो अधिकार सम्राट अशोक के समय जो अधिकार महिलाओं के थे, वो अधिकार आपको इस समय आप दिखाई नहीं देंगे। तो स्त्रियों का शोषण हुआ, दास प्रथा मजबूत हुई, लोगों से बेकार कराना, और वर्ण व्यवस्था मजबूत होने का सीधा मतलब है कि शोषण का मजबूत होना। और आपको पता है कि महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर में जो दलित उत्थान है उसको लेकर के एक बहुत बड़ा डिफरेंस इसी बात का था कि जो हिंदुओं की उच्च जातियां हैं वो अपना हृदय परिवर्तन करें और दलितों का सम्मान करना सीखें। महात्मा गांधी के बजाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये कहते थे कि जातियां ही खत्म हों। क्यों? क्योंकि शोषण का आधार ही जाति है, अगर ये खत्म हो जाएगी तो शोषण अपने आप खत्म हो जाएगा। तो महात्मा गांधी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, इसलिए भारत में महात्मा गांधी को सामाजिक सुधारों का कोई बहुत बड़ा प्रणेता हम उनको नहीं मानते। महात्मा गांधी के जो विचार हैं उसमें कोई मौलिक हम लोगों को परिवर्तन समाज में दिखाई नहीं देता है। हालांकि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने आंदोलन किए, आज़ादी का पूरा नेतृत्व किया, पॉलिटिकल लीडरशिप उन्होंने दर्शाई, देश को एकता के सूत्र में परोया। लेकिन सोशल जो रिफॉर्म्स की बात थी वहाँ पर कोई बहुत मौलिक चीज़ें वो लोग महात्मा गांधी नहीं कर पाए, जबकि अंबेडकर उसके वैज्ञानिक रहस्य को जान गए थे। अंबेडकर को पता था कि इसकी जड़ कहाँ है, इसलिए अंबेडकर उसकी काट बहुत अच्छे तरीके से रख पाते थे। और यही हुआ आगे चल करके संविधान में अंबेडकर की ही बातें आपको मिलेंगी। संविधान में वर्ण व्यवस्था नहीं है, संविधान में शोषण पर आधारित व्यवस्था को एडॉप्ट नहीं किया गया। तो ये इस बात के लिए पर्याप्त है कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो ये सारी चीज़ें किस तरीके से धीरे धीरे डेवलप हुई। तो मौर्योत्तर काल की जो राजनीति है उसमें विखंडन हुआ, राजनीति कमज़ोर हुई, छोटे छोटे राजा बने। कर्ण वंश के बारे में तो ये कहा जाता है कि मगध के आसपास के कुछ क्षेत्र पर ही इनका शासन था। मौर्य पश्चिमोत्तर जो भारत है जिसमें आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उज्जैन, गुजरात, ये सारा एरिया पहले यूनानी के हाथ में चला गया और बाद में कनिष्क जब भारत में आया तो कनिष्क ने इन सारे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। क्लियर? अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि इस समय की अर्थव्यवस्था क्या थी। तो इस समय की अर्थव्यवस्था में हम लोगों को कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं। जो ग्रीक शासक थे, ग्रीक शासक मतलब बैक्टीरिया के ग्रीक जो शासक थे, जिसमें हमने चर्चा की थी डेमेट्रियस और मिनांडर। तो ग्रीक शासकों ने भारत में पहली बार सोने के सिक्के जारी करवाए। तो आप लोग एक चीज़ समझ लेना कि सोने के सिक्के जो जारी करवा रहा है उसका मतलब क्या है। उसका मतलब है कि वो क्षेत्र आर्थिक रूप से प्रॉस्परस है, आर्थिक रूप से समृद्ध है। तो जो भारत में जो ग्रीक शासक थे उनके समय सोने के सिक्के जारी किए गए, अर्थात जो ग्रीक राजा थे उन्होंने व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया। और इसी कारण से हमें पश्चिमोत्तर भारत में पुनः संपन्नता दिखाई देती है। लेकिन उस संपन्नता का आधार कौन बनते हैं? यूनानी शासक, और उसके बाद शक शासक, और शकों के बाद कुषाण, जिसमें खास करके कनिष्क का बहुत बड़ा योगदान है भारत के इतिहास में। कनिष्क वाला जो चैप्टर है वो हम लोगों का अभी रह गया है। कल के सेशन में हम कनिष्क पर ही पूरी चर्चा करेंगे कि गंधार मूर्तिकला, मथुरा मूर्तिकला के लिए कैसे काम किया, धर्म बौद्ध धर्म के लिए कैसे काम किया, इकोनॉमी को सुधार करने के लिए कैसे काम किया। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों को इस समय जो कनिष्क काल की घटना है वो सब हम इस पर चर्चा करेंगे। उसके अलावा धर्म के क्षेत्र में आपको पता ही है क्या हुआ, वो हम चर्चा नहीं करना चाहते। धर्म के क्षेत्र में वही है, पाखंड, आडंबरवाद,
यज्ञ बलि कर्मकांड फिर से भारत में स्थापित हो गए और भारत की जो वैज्ञानिक प्रगति है वो इस काल में आकर के रुक गई। तो आर्थिक रूप से पश्चिमोत्तर में विदेशी शक्तियों ने कुछ अच्छा किया, यहाँ पर जो शासक थे ये कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर पाए। और इसी कारण से भारत एक ऐसे युग में प्रवेश करता है जिस युग को बहुत लंबे समय तक भारत में चला। और आप जानते हैं कि भारत में आगे आने वाले जो शासक थे, चाहे सम्राट हर्षवर्धन हो, चाहे गुर्जर पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट पल्लव चोल चालुक्य हो, चाहे उसके भारत में आने वाले अरब के लोग रहे हों, चाहे तुर्की सुल्तान रहे हो, चाहे दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तान रहे हों, चाहे मुगल रहे हों, कोई भी इन व्यवस्थाओं में परिवर्तन सुधार नहीं कर पाया, कोई इनको छेड़ नहीं पाया। ये काम भारत में किया अंग्रेजों ने। भारत में समाज में व्याप्त जो चीज़ें थीं, जिन्होंने पूरे समाज को विकृत कर दिया था, वो सारी की सारी चीज़ें सही की आगे चल करके किसने? अंग्रेज, ब्रिटिश लोग भारत में कानून लेके आए थे। सती प्रथा एवोल्यूशन एक्ट, आपका जो विधवा पुनर्विवाह एक्ट, आप देखेंगे नरबली को बैन करना, आप देखेंगे ये जो सारे कानून हैं, नरबली को बैन करना, विधवा पुनर्विवाह चालू करना, सती प्रथा के खिलाफ भारत में कानून लेके आना है। कौन लेके आ रहा है? हरिजनों को अधिकार देना, ये सारे सब ब्रिटिश लोग लेके आए। रूल ऑफ लॉ लेके आना, कोर्ट लेके आना, ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये सब भारत में। फिर अंग्रेजों ने ही भारत में वो समाज की व्याप्त बुराइयों को दूर किया। अंग्रेजों ने भारत का बहुत शोषण किया, अंग्रेजों ने भारतीयों के ऊपर बहुत अत्याचार भी किए, लेकिन कहीं ना कहीं भारत में अंग्रेजों ने जो उनकी अपनी परंपरा थी, तो रूल ऑफ लॉ, उस रूल ऑफ लॉ के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस भारत के अंदर किए। तो धीरे धीरे हम लोग इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और बाल विवाह को जैसे रोका, बाल विवाह छोड़ दीजिए, आप पढ़ना के एक लॉर्ड हॉर्डिंग करके एक ब्रिटिश अधिकारी था, उसने भारत में नरबली को रोका था। जिन लोगों ने नरबली का इतिहास नहीं पढ़ा हुआ, ह्यूमन सेक्रीफाइस, नरबली में हमेशा निम्न जाति के व्यक्ति की बलि दी जाती थी। तो भारत की व्यवस्था का आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसलिए मैं सब लोगों से कहता हूं कि इतिहास को बड़ा गहराई से पढ़िए। इतिहास सबसे बड़ा शिक्षक है। जो बातें हमको कोई नहीं सिखा सकता, वो हमें इतिहास सिखा देता है। बलि किसकी दी जाती थी? निम्न जाति के व्यक्ति की। और मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूं, आप लोग अपने दिमाग पर जोर डालना। चाणक्य के बारे में आप सुनना। चाणक्य जो था, चाणक्य का जो इतिहास था, उस जो लिखा गया है और जो सीरियल वगैरह में आपने देखा होगा किताबों में, उसमें यह कहा गया है कि चाणक्य कुरूप था। चाणक्य कुरूप था, काला था, बड़े बड़े दांत थे, ऐसा चाणक्य के बारे में लिखा गया है। अब आप एक बात सोचना बहुत गौर से, जब भारत में अशोक और इनका शासनकाल था, तो उस समय भारत में कुछ साल पहले ही आर्य लोग भारत में आए थे। आर्य लोग भारत में आए थे और आर्यों ने आकर के गंगा घाटी में और पंजाब के क्षेत्र में अपनी सभ्यताएं विकसित की थीं। आर्यों के बारे में आप पढ़ेंगे तो आर्य लोग श्वेत वर्ण के लोग थे, यानी उनका रंग गोरा था, उनकी आंखें नीली थी, उनके बाल घुंघराले और थोड़े से कैसे रेशमी कलर के जैसे बाल थे उनके, जो वर्णन हमको आर्यों के बारे में मिलता है। वो लंबी नाक, ठुड्डी निकली हुई, आर्यों के बारे में, मतलब एक जो जाति के रूप में आर्यों का वर्णन किया गया है, वो श्वेत वर्ण के लोग थे, सुंदर लोग थे, ऐसा सभी ग्रंथों में और सब जगह माना गया है। मैं आपके ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग सोचना कि वो जो चाणक्य था, वो चाणक्य के बारे में लिखा है कि वो ब्राह्मण था, लेकिन वो काला था, वो कुरूप था। आप सोचना, क्या आर्य जो सभ्यता में जो इतना सुंदर जो रचना की गई है, क्या चाणक्य हो सकता है? आप लोग थोड़ा सोच के देखना। मैं कभी समय मिलेगा तो इस पर रिसर्च करके पेपर निकालूंगा, इस पर मैं रिसर्च करूंगा चाणक्य के ऊपर, क्योंकि चाणक्य का जो वर्णन किया गया है वो दर्शाता है, हो सकता है ये मेरी अपनी एक अप्रोच है, लेकिन मुझे ये लगता है, अभी ये मेरा मत है, ये हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है, कभी आगे चल करके हो सकता है कि लोग इस पर रिसर्च करें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो चाणक्य था, जो चाणक्य की विशेषताएं हैं, वो ये दर्शाती हैं कि चाणक्य भारत का ही कोई मूल व्यक्ति था और जिसने भारत में
क्योंकि जो उसका रंग रूप है वो यूरोप पे नहीं दिखता। आर्य लोग यूरोप से आए थे भारत में, मध्य एशिया यूरोप से आए थे। आर्यों का जो आर्यों की भारत में जो एंट्री हुई है वो यूरोप से हुई है, मध्य यूरोप और मध्य एशिया के रास्ते से। तो सवाल यही उठता है कि आर्य तो इतने श्वेत वर्ण के थे, इतने सुंदर थे, वो काला, वो कुरूप, वो चाणक्य जो है जो लिखा गया है, मेरे को नहीं लगता कि चाणक्य जो है वो रहा होगा। चाणक्य मुझे लगता है वो भारत का ही कोई मूल व्यक्ति था। उसने विद्वता ग्रहण कर ली, अपने ज्ञान को बढ़ा लिया और भारत के ही एक व्यक्ति चंद्रगुप्त को उसने शासक बनाया। तो ये भी संभव है कि चाणक्य जो है भारत के यहाँ के मूल लोगों में से एक रहा हो और चंद्रगुप्त मौर्य को उसने शासक बनाया हो। बाद में चल करके इतिहास की किताबों में जब देखा कि इतना ज्ञानी व्यक्ति है तो उसको घोषित कर दो, ऐसा कई लोगों को घोषित किया गया है। एक दिमाग पे थोड़ा सा सोचने के लिए मैंने ये सवाल आपके सामने रख दिया है, आप लोग भी सोचिएगा इसको बैठ करके, क्योंकि इतिहास को और चीज़ों को हम लोग क्रमबद्ध तरीके से पढ़ें, उनको हम लोग एक लॉजिक के आधार पर पढ़ें कि उसके पीछे तर्क क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है। और मैं बहुत दूर लॉजिक में नहीं जाता, मैं सीधा ये जानता हूँ कि मेरे दादाजी के पास शिक्षा नहीं थी, मतलब मेरे दादाजी के पास स्कूली शिक्षा नहीं थी, तो मैं कैसे मान लूँ कि मेरे परदादाजी के पास शिक्षा रही होगी। और जब मेरे परदादाजी के पास शिक्षा नहीं रही होगी तो हमारी जो हजारों पीढ़ियाँ निकली हैं, अब कोई अपने आप को बोलता रहे कि हम राजा हैं, महाराजाओं के वंशज हैं, मेरे को तो नहीं लगता। मुझे तो लगता है भैया हम किसान लोग हैं, हमको पहले जो है पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, जो फैक्ट है। अब लोग कोई माने या ना माने, और जो नहीं मानेंगे वो वही उसी मानसिक सामंती दास्ता का जीवन जीते रहेंगे, वो कभी भी एक्चुअल नॉलेज नहीं हासिल कर पाएंगे। जो व्यक्ति अपनी सत्यता को, अपने स्वरूप को पहचान लेता है, वो व्यक्ति चीज़ों को बेहतर और स्पष्ट तरीके से जानता है, और वही व्यक्ति आगे चल करके अपने स्वयं के जीवन में और समाज के जीवन में बदलाव लेके आता है। तो हमेशा जो व्यवहारिक चीज़ें हैं, आपकी जो हमारी माताएं बहनें, हमारे महिलाएं, जो गांव की स्त्रियां हैं, आज भी 50, 60, 70% अनपढ़ हैं। आप सोचिए, तब जबकि देश आज़ाद हुआ, संविधान ने अधिकार दिए, तो मैं कैसे मान लूँ कि हजारों साल पहले हमारे लोग बहुत आगे थे, बहुत पढ़े लिखे? हो ही नहीं सकता, लॉजिक ही नहीं कहता। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जो चर्चा हम लोगों ने की, वो चर्चा हम लोगों ने शुंग वंश के ऊपर और कण्व वंश के ऊपर और सातवाहन वंश के ऊपर। सातवाहन वंश में राजा जो थे वो अपनी माताओं का नाम प्रयोग करते थे आगे सम्मान के लिए। तो जैसे आपको नाम मिलेंगे गौतमी पुत्र वशिष्ठ, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, इस तरह के नाम आपको मिलेंगे। तो उन सारी जो इतिहास की चीज़ें हैं उसके बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि हम लोग, हिस्ट्री एक ऐसा विषय है, एक्चुअली इसमें बहुत गहराई है। इतिहास एक ऐसा विषय है, अगर हम इसको पढ़ना आरंभ करें तो इसके अंदर अगर हम चले जाएं तो बहुत गहराई में चले जाएंगे, वहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल है। तो मैं हमेशा ये प्रयास करता हूँ कि इतिहास की मुख्य धारा के जो चीज़ें हैं वो हम सब लोग चर्चा करें, और उस मुख्य धारा में जो वास्तविक फैक्ट्स हैं, वास्तविक जो उसके तथ्य हैं, प्रमाण हैं, उनकी हम लोग चर्चा करें, ताकि हम लोगों को रहे। ये सब हम लोगों का प्रयास होना चाहिए। तो जो धारा है वो धारा मैंने आपको बताई है कि इस तरीके से हिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ है। पश्चिमोत्तर भारत में जो कुषाण जो शासक थे उनकी चर्चा हमारी रह गई है। उन कुषाण शासकों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कल के सेशन में, और उसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से कनिष्क ने भारत के इतिहास को फिर से बदलने का प्रयास किया और एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट भारत पर डाला। और कनिष्क के जाने के बाद फिर जो चीज़ें हैं वो फिर चीज़ें कभी इम्प्रूव आगे हुई नहीं। तो अंतिम आपको जो उम्मीद भारतीय सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व्यवस्था में नजर आएगी वो कनिष्क के शासनकाल में आएगी। और हैरानी की बात यह है कि कनिष्क के जो एंसेस्टर थे, कनिष्क के जो पूर्वज थे, बेसिकली भारत के बाहर के लोग थे। जो मंगोलिया का क्षेत्र है वहाँ से एक यूची नाम का कबीला था, यूची, वो कबीला भारत में आया था, और उस कबीले के लोगों ने धीरे धीरे अपना शासन स्थापित किया, बिम कडफिसिस, और उसके बाद कनिष्क हमको दिखाई देता है। हालांकि कनिष्क ने भारत में गंधार और बौद्ध जो मथुरा कला शैली है उसके लिए बहुत काम किया। और कनिष्क जो राजा था उसके जो अवशेष हैं मथुरा के पास माट एक जगह पड़ती है, वहाँ से खुदाई में मिले हैं, उसकी कनिष्क की खुद की प्रतिमाएं मिली हैं।
कनिष्क जो खुद की जो प्रतिमाएं, वो जो उसका खुद का शरीर था उसकी प्रतिमाएं मिली हैं, क्या पहनता था वो, किस तरीके से रहता था। तो ये जो सारी चीज़ें हैं हिस्ट्री की, वो मैंने आप सब लोगों से डिस्कस की हैं। और आज हम लोगों ने केवल एक जनरलाइजेशन किया है, एक्चुअल फैक्ट की ऊपर हम नहीं गए हैं। सातवाहन वंश के इतिहास के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। साउथ इंडिया के लोग आज भी माता और पिता का नाम लगाते हैं। साउथ इंडिया की हिस्ट्री में हम लोग कुछ वंशों की चर्चा करेंगे। और देखिए, साउथ इंडिया में पल्लव, चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट, सातवाहन, ये बहुत महत्वपूर्ण शासन वंश हैं। और पांड्य वंश, इनकी चर्चा उत्तर भारत में रहने वाले लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। तो हम लोग वहाँ का हिस्ट्री भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से वहाँ पर जो इतिहास का डेवलपमेंट हुआ। और कुछ लोग आपको तब के मिलेंगे जब अशोक के समय के थे। यानी केरला का जो क्षेत्र है, वहाँ सत्यपुत्र नाम के एक वंश की जानकारी मिलती है जो अशोक के समय शासन कर रहा था। तो उसमें लिखा है केरल के सत्यपुत्र। तो कुल मिलाकर के हम लोगों को सुदूर पूर्व भारत में भी इतिहास के चिन्ह दिखाई देंगे, बहुत पहले से ही। तो उनकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। और बाकी थोड़ा सा मेरा आप सब लोगों से ये आग्रह है कि थोड़ा सा अगर समय मिले तो आप सब लोग भी चीज़ों को पढ़िए। हाँ, जैसे रामचंद्र वर्मा जी ने कहा है कि हेडलेस स्ट्रक्चर ऑफ कनिष्क। कनिष्क का उसमें सिर नहीं है, लेकिन बाकी उसकी धड़ की पूरी मूर्ति वहाँ मथुरा से मिली है। देखिए, इतिहास जो है सत्य तभी तो मालूम पड़ा जब खुदाई हुई है। आप देखिए, भारत में 1900, मैं आपको बताऊं इतिहास के बारे में, 1837 में जेम्स प्रिंसेप नाम का एक अंग्रेज आदमी था। जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार अशोक के शिलालेख पढ़ लिए। तो जब उसने अशोक के शिलालेख पढ़ लिए तो जेम्स प्रिंसेप ने बताया कि कोई इंद्रविंद्र नहीं था भारत का महान राजा, भारत का महान राजा अशोक था। तो जब एविडेंस हमारे सामने आए, जब एविडेंस को पढ़ लिया, तो जानकारी मिली कि सम्राट अशोक भारत का महान राजा था। और इंद्र इत्यादि जो लोग हैं वो केवल काल्पनिक और जो धर्म के मामले में है, वो उनका कोई हिस्ट्री है ही नहीं। ये कहाँ से पता चला? जब अंग्रेज लोगों ने, जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ लिया। उसी के बाद आप देखेंगे कि भारत में 1920 तक भारत के इतिहास की शुरुआत केवल वैदिक सभ्यता से होती थी। वैदिक सभ्यता भारत की प्राचीन सभ्यता है और यहाँ से ही इतिहासकार उसके इतिहास को मानते थे। लेकिन सौभाग्य से क्या हुआ कि लाहौर से एक ट्रेन की लाइन पटरी पड़ रही थी। अंग्रेजों ने भारत में 1853 में ट्रेन लेके आए थे। आप लोगों को याद होगा 1853 में ब्रिटिशर लोग भारत में रेल लेके आए थे और पुणे से लेकर के, थाने से लेकर मुंबई तक पहली ट्रेन चली थी 53 में। तो 1920 में खुदाई आरंभ हुई लाहौर से एक ट्रेन कि भाई लाहौर से, और उधर पहले लाहौर मतलब पाकिस्तान मतलब भारत। हम 1947 तक जब भी इतिहास की चर्चा करेंगे तो मैं पाकिस्तान का उल्लेख इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि पाकिस्तान तो कुछ था ही नहीं। पाकिस्तान 1947 में बना है, तो उससे पहले पूरा भारत था। अफगानिस्तान तक का एरिया भारत ही था। तो हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो यही कि किस तरीके से इतिहास देखिए बदलता है। आपने देखा होगा लाहौर से एक ट्रेन की लाइन खुद रही थी पटरियां बिछने के लिए। तो हड़प्पा एक जगह पड़ती है रास्ते में, वहाँ पर देखा कि कुछ टीले आ रहे थे रास्ते में। क्या आ रहे थे? टीले। तो वो टीले, भाई कहा कि रेल जाएगी तो समतल जगह होनी चाहिए, टीलों को खोदा जाए। तो जब टीलों को खोदा गया तो उसके नीचे हड़प्पा नाम का एक नगर निकला। क्या? हड़प्पा नाम का एक शहर। तो सारे इतिहासकार सब भौचक्के कि यार ये क्या निकल आया। और फिर उसकी की गई कार्बन डेटिंग, और कार्बन डेटिंग करने के बाद पता चला कि भैया ये तो भारत की वैदिक सभ्यता से भी पुरानी सभ्यता है, और हड़प्पा के नाम पे उसका नामकरण किया गया हड़प्पा सभ्यता। फिर और खुदाई की गई तो तमाम जगह बहुत सारे नगर निकले, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी, बनवाली, धौलावीरा, चरूदड़ो, जुदरीदड़ो, तमाम शहर निकले और पूरी की पूरी एक सभ्यता भारत के सामने निकल के आई। तो आप देखिए 1920 तक भारत के लोग और दुनिया के लोग यही नहीं जानते थे कि भारत का प्राचीन इतिहास कहाँ से शुरू होता है। वो बताया 1920 में ट्रेन की लाइन बिछाने के दौरान जो खुदाई हुई उससे। तो वो क्या निकल आया? एविडेंस। तो इसी तरीके से जब इतिहास में प्रमाण मिल जाते हैं तो बहुत सारे इतिहास के जो मिथक हैं
इतिहास में जो काल्पनिक चीज़ें हैं वो अपने आप समाप्त हो जाती हैं और उसकी जगह वैज्ञानिक साइंटिफिक चीज़ें प्रूव्ड हो जाती हैं। अब आईएएस में आपसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, भारत की प्राचीन सभ्यता हड़प्पा की विशेषताएं बताइए, यही पूछा जाएगा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। आपसे जो जितनी कहानी और वो सब चीज़ें पढ़ते हैं आपको एक भी नहीं आएगी। आपको मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी आप देखिए, थोड़ा सा आपको समझने में आएगा। मैं कोई पेपर निकालता हूँ आपको यूपीएससी का, तो आप समझेंगे कि किस तरीके से चीज़ें आती हैं। और जैसा हमने कहा कि 2 और 2 मिलके 4 होते हैं, तो हम लोगों को ये बात मान लेनी चाहिए कि 2 और 2 मिलके 4 होते हैं। ये प्रूव किया है साइंस ने। अगर हम 2 और 2 4 नहीं मानेंगे ना, तो हम चाहे अपने आप को कितना ही ज्ञानी बोलते रहें, नहीं मानेंगे तो दुनिया आपकी कदर नहीं करेगी, आपको नौकरी नहीं देगी, आप कंपटीशन पास नहीं कर पाएंगे, आप अपनी बात को कहीं रिलेवेंट तरीके से रख नहीं पाएंगे। तो हमेशा हमारा प्रयास होना चाहिए कि साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक टेम्पर के हिसाब से हम चीज़ों को समझें, चाहे वो हिस्ट्री है, चाहे वो कोई सारी चीज़ है। हाँ, वो सभ्यता की चर्चा कर चुके हैं हरिमोहन राजपूत जी। पूरी हड़प्पा सभ्यता हमने चर्चा की थी कि कैसे इसका विकास हुआ, क्या इसकी विशेषताएं थी, कैसे इसका पतन हुआ। ये सारी चर्चा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप पुराने वीडियोज में जाएंगे, मेरी आईडी पर अगर आप पुराने वीडियोज देखेंगे, तो अभी खुल नहीं रहा है, थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम है, तो पुरानी आईडी पर पुराने वीडियोज में आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, आदि मानव और आदि मानव के द्वारा जो डेवलपमेंट किए गए वो सारी चीज़ें वहाँ पड़ी हुई हैं। वीडियोस आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। तो ये हमारी सारी जो चर्चा है वो आज का जो विषय है वो शुंग वंश, कर्ण वंश के और सातवाहन वंश के ऊपर है। हम इनके डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि डिटेल में जाने के लायक कुछ ऐसा है भी नहीं। कनिष्क के बारे में हम लोग कल जरूर चर्चा करेंगे। कनिष्क का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक योगदान क्या था, उसकी चर्चा करने के बाद फिर हम आएंगे सीधे गुप्त काल के ऊपर कि बाद में जो गुप्त काल का इतिहास रहा है भारत में वो क्या रहा है। आई थिंक आज हमने बहुत सिंपल चीज़ों की चर्चा की है, कोई भी ऐसा विषय नहीं लिया जो आपको समझ में नहीं आया होगा। मैं ये देख रहा था कि 90% लोगों को अब चीज़ें समझ में आने लगी हैं। और देखिए, किसी भी समाज के लिए सबसे बड़ी बात यही होती है कि उस समाज के जागरूक और पढ़े लिखे लोग सत्य को सत्य समझना शुरू कर दें, तो वो समाज अपने आप आगे बढ़ने लगता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य है, जो सत्य है उसी सत्य को सब लोग सत्य मानना शुरू कर दें। सत्य ये था कि आदि मानव से सभ्यता का विकास हुआ है। असत्य ये था कि काल्पनिक भगवानों, काल्पनिक कथाओं, काल्पनिक ग्रंथों के माध्यम से पता नहीं कहाँ से सृष्टि का जन्म हुआ है। तो जो समाज जिस सत्य को मान लेगा कि हाँ जो वास्तव में हुआ है, वहाँ से चीज़ें फिर उस समाज के लिए पॉजिटिव होना शुरू हो जाती हैं। तो मैं आप सभी लोगों से पुनः यही कहूँगा कि थोड़ा थोड़ा आप पढ़िए, ये चीज़ें आपको बहुत काम आएंगी। सुंग वर एंटी बुद्धिस्ट, यस, रामचंद्र वर्मा जी ने कहा है कि सर सुंग वर एंटी बुद्धिस्ट, यस, सुंग वर द एंटी बुद्धिस्ट। और उन्होंने बुद्धिज़्म की बहुत सारी किताबें जला दी, स्तूप तो टाल डाले भारत में। भारत में कई लोग आपको ऐसे विनाशक मिलेंगे। मध्यकाल के इतिहास में पढ़ेंगे, बख्तियार खिलजी नाम का एक व्यक्ति आएगा मध्यकाल में, वो आएगा, वो नालंदा में आग लगा देगा। तो भारत में बड़े बड़े खुरापाती लोग आते रहेंगे इतिहास में। इतिहास बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, वहाँ से हमें पता चलता है। जैसे औरंगजेब है, औरंगजेब पूरे भारत पर शासन कर रहा था, लेकिन जब मन में आता था मंदिर तोड़ देता था। भारत में एक आदमी आया, उसका नाम था महमूद गजनवी, वो केवल मंदिर तोड़ने, मंदिर लूटने आता था। तो बड़े बड़े अजीब करैक्टर आपको हिस्ट्री में मिलेंगे। अभी के जो मानव है ना, बड़े अच्छे हैं। जो वर्तमान युग में हम लोग रह रहे हैं, इसके मानव बड़े अच्छे हैं, बड़े भोले, बड़े सीधे मानव हैं। अब के जो लोग हैं वो लोग जो है इस तरह की सोच नहीं रखते हैं। पहले के लोग बड़े खुरापाती भी हुआ करते थे। और इन सबकी जो जड़ है वो सबकी जो जड़ है वो उसके पीछे हमेशा अंध भक्ति, अंधश्रद्धा, अंध धर्म रहा है। तो हम सब लोग इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और मैं किसी भी ऐसी चीज़ पर एक्चुअली कमेंट नहीं करना चाहता जो लोगों की आस्था और धर्म से जुड़ी होती है। मैं तार्किक चीज़ें आप सब लोगों के सामने इसलिए रखता हूं कि आप लोग खुद सोचिए। अगर मैंने तर्क आपके सामने रखा है किसी चीज़ का, और वो तर्क ऐसे नहीं है, वो तमाम सारी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद, उनको गहराई में समझने के बाद रखा है,
तो आप लोगों को अपने आप से समझ जाना चाहिए कि क्या क्या वास्तविक है, क्या क्या अवास्तविक है, और यही एक अच्छे और बुद्धिजीवी आदमी की निशानी होती है। किसी भी चीज़ को उसके बारे में निरंतर अनुसंधान करना, ये हमेशा एक मानव का स्वभाव होना चाहिए। इवन पॉलिटिकल लोगों के बारे में भी किसी की अगर ये राय बन जाती है कि ये अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये दुनिया है, यहाँ पे न जाने कितने लोग आए, कितने चले गए, एक से एक बड़े विद्वान, एक से एक बड़े ताकतवर राजा, ये सब चलता रहता है। इसलिए किसी व्यक्ति को लेकर के, किसी चीज़ को लेकर के कभी आप ये मत समझना कि वो आलोच्य नहीं हो सकती है या वो एकदम सर्वोत्तम है, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगता है। यही मनुष्य की पहचान है। मनुष्य को हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि वो हर चीज़ का अनुसंधान करे, हर चीज़ का, चाहे धर्म है, चाहे राजनीति है, चाहे समाज है, चाहे अर्थव्यवस्था है, चाहे खुद मानव का जो खुद की जो पर्सनैलिटी है, वो सारी चीज़ें हम लोगों को करनी चाहिए। तो चलिए, आज हम लोगों का सेशन, हाँ 8:40 हो गए, लगभग 150 लोग आप लोग सेशन में जुड़े हुए हैं। और कल हम लोग सुबह 8:15 बजे सेशन स्टार्ट करेंगे भारत के संविधान पर। तो आप सभी लोग कल सुबह 8:15 बजे संविधान के सेशन में जुड़िए। और कल हम लोग मॉर्निंग में चर्चा करने वाले हैं भारत के संविधान में। अब तक हमने संघ के बारे में चर्चा कर ली है। संघ का जब भी मैं बोलता हूँ ना, संघ का मतलब किसी लोगों ने मेरे से पूछा कि सर संघ का मतलब कौन सा संगठन? तो भाई संघ का मतलब वो संगठनों से नहीं है जो संगठन अपने समाज में, हमारे समाज में लगभग 400 के आसपास लोगों ने बना रखे हैं। और पता नहीं क्यों बना रखे हैं, मेरे को मैं आज तक समाज में ये समझ नहीं पाया कि 400 संगठन किस काम के लिए बना रखे हैं। कुछ करना है, जहाँ देखो वहाँ जिलाध्यक्ष, जहाँ देखो वहाँ उपाध्यक्ष, ये सब चीज़ें, ये इंटेलेक्चुअल सोसाइटी की निशानी नहीं है। लोगों को हो सकता है इस चीज़ को लेकर के भी लोग कहें कि साहब ये आपका कमेंट जो है, आपकी जो बात है वो क्रिटिसिज्म करने के लिए, लेकिन किसी भी सुलझे हुए समाज की निशानी नहीं है। सुलझा हुआ समाज हम उससे बोलते हैं जिस समाज में लोगों में विषयों को लेकर के सहजता हो, जहाँ लोगों में विषयों को लेकर के लोगों में दूरदर्शिता हो। बहुत दूर तक लोग सोचते हो कि 20 साल में, 30 साल में, 40 साल में हमारे समाज में क्या बदलाव आने चाहिए। ये जो बहुत संकुचित मानसिकता होती है कि अपनी दुकान निकाली यहाँ लगा ली, अपनी दुकान निकाली वहाँ लगा ली, इस तरह पे किसी भी समाज में नहीं होना चाहिए। ये किसी भी समाज के लिए बहुत नुकसानदायक होता है, खास करके सोशल यूनिटी के लिए, और साथ ही साथ समाज की जो ग्रोथ है उसके लिए। तो हम सब लोगों को इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। एक और चीज़ जो सेशन के बारे में हम लोग कह रहे थे कि कल सुबह 8:15 बजे हम लोग संविधान पर चर्चा करेंगे। और संघ की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। संघ मतलब यूनियन ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार है, जैसे भारत सरकार की न्यायपालिका, भारत सरकार की कार्यपालिका, भारत सरकार की विधायिका, भारत सरकार में जो इतने अधिकारी इत्यादि है, इनके बारे में हम लोग कल जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो राज्य की चर्चा करेंगे कि राज्यों में क्या व्यवस्थाएं होती हैं। तो आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, राज्यों का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसको हम बोलते हैं राज्यपाल या गवर्नर। राज्यपाल या गवर्नर। तो हम लोग कल सुबह 8:15 बजे राज्यपाल और गवर्नर की चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे फिर उन टॉपिक्स पर आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री, विधानसभा, विधान परिषद, इनकी चर्चा करेंगे। तो आप सब लोग थोड़ा बहुत पढ़ के आइएगा। आज का सेशन अब लोग हम यहीं समाप्त करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद अभी भोजन नहीं किया होगा। आप सब लोग भोजन करिए और लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करिए। 2 दिन से अच्छी जो है, मेरे को अच्छा वो जो रिपोर्ट्स हैं, उस रिपोर्ट्स में पॉजिटिव साइन आ रहे हैं 2 दिन से। तो इसका मतलब है बहुत जल्दी ही हम लोग इन सारी चीज़ों से उभरेंगे और एक जल्दी ही इस समस्या से निजात पाएंगे। आप सभी लोग पूरे अनुशासन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ इसका पालन करिए। और जो लोग सिविल सर्विसेज, यूपीएससी, नेट, जेआरएफ, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, बड़े और दूसरे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, वो सभी लोग मेरे से कभी भी गाइडेंस के लिए मुझे पर्सनल नंबर पर आप मैसेज कर दें। हमारा तो खैर काम रहता है, हम लोग तो ऑफिस का काम करते हैं, बट फिर भी इस लॉकडाउन में हम लोग कोशिश करेंगे कि आप सब लोगों को पूरी की पूरी जानकारियाँ, पूरी की पूरी गाइडेंस सब कुछ मिल जाए। तो आज का सेशन हम लोग समाप्त करते हैं। आप सब लोग इस चर्चा में जुड़े।
आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह 8 बजे, 8:15 आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय हिंद।